मेरा नाम रिफत है। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था। हम 3 बहन भाई थे। मेरी शादी मेरे कजन जुबैर से हुई थी और मैंने उन्हें लेकर अपने दिलो दिमाग में बहुत ख्वाब सजाए थे। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। हमारी शादी के बाद मैंने महसूस किया कि वो खोए खोए से रहते हैं, जैसे किसी और दुनिया, किसी और मकाम पर हो। वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होते थे। ये अजब एहसास था जो हर लम्हे मुझे जख्मी करता था। शुरू में मैं बहुत परेशान रही। वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी हिम्मत आ गई कि उनसे सवाल करने लगी, आखिर आपका रवैया ऐसा क्यों है। कई बार इस सवाल को दोहराया, लेकिन उन्होंने कभी जवाब न दिया, बात को टाल जाते थे। वक्त गुजरता रहा। मैंने भी उनके सर्द रवैये से समझौता कर लिया, ये सोचकर कि बाज लोग पैदाइशी इसी तरह के होते हैं। ये भी शायद इब्तिदा से ऐसा मिजाज लेकर पैदा हुए हैं। घर में किसी चीज की कमी न थी, बाकी सब कुछ ठीक था। वक्त के साथ साथ हमारे 4 बच्चे हो गए, एक बेटा और 3 बेटियां जो हम दोनों की जान थे, और हम उनकी परवरिश में खो गए। उन्हें परवान चढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, और फिर उनकी शादियों का मरहला आ गया। पहले तो तीनों बच्चियों को उनके घर का किया और फिर बेटे की बारी आ गई और बहू की तलाश शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करना मुश्किल काम है, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे बेटियों के लिए लड़का ढूंढना मुश्किल होता है, इसी तरह बेटों के लिए भी दुल्हन ढूंढना भी मुश्किल है। क्योंकि बहू ने घर में आकर घर का सारा निजाम संभालना और हमारी नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। अगर वो अच्छी ना होगी, घर और खानदान का शिराजा बिखर जाएगा। काफी तलाश के बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम सादिया था। पहले तो मैं और बेटियां उनके घर आती जाती रही। जब फैसला हो गया कि उसी लड़की को बहू बनाना है, तो जुबैर से कहा कि अब आपको साथ चलना है ताकि आप भी लड़की को देख लें। जब जुबैर फैमिली के साथ उनके घर गए तो लड़की को एक नजर देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो बेहद परेशान हो गए, जैसे उन्हें कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। मेरी नजरें उनके चेहरे पर टिकी थी। देखो कि मेरे मियाँ का क्या तासुर है। यकीन था कि ये बच्ची उन्हें भी अच्छी लगेगी, क्योंकि वो थी ही खूबसूरत और तमीज वाली। मगर शोहर के माथे पर पसीने के कतरे चमकते देखे तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जनवरी का महीना और सख्त सर्दी थी। भला ऐसे मौसम में उनके माथे पर पसीना कैसा। हम वहाँ ज्यादा देर ना बैठे। मुझे ये फिक्र लाहक हो गई कि शायद जुबैर को ये बच्ची पसंद नहीं आई है, या हो सकता है वो इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो और उसे बहू ना बनाना चाहते हों। अब नए सिरे से मुशक्कत करनी पड़ेगी। डर रही थी कि वो ये ना कह दें कि यहाँ रिश्ता नहीं करना। घर आए तो पहला सवाल यही किया, जुबैर क्या आपको अपनी होने वाली बहू पसंद आ गई है। वो बोले, जब तुम लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे क्या पूछना। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी राय जाने बगैर हम कोई फैसला कर लें। अगर आपको लड़की पसंद नहीं है तो कोई और लड़की देख लेते हैं। हमारे लिए आपकी राय मुकद्दम है। अगर से हम सबको सादिया पसंद है। तभी वो बोले, मैंने ऐसा कब कहा है कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। तुम सबको पसंद है तो मुझे भी तुम लोगों के फैसले पर कोई इतराज नहीं। बाकी रहे लोग बहुत अच्छे हैं, ताहम एक नजर अफनान को भी दिखा दो। वो एक नजर देख चुका है, बस आप हाँ कह दीजिए। मैंने धड़कते दिल के साथ कहा था, भाई ठीक है, लड़की से ज्यादा उसका खानदान, उनका तौर तरीका और माँ बाप को देखा जाता है। वो तो सब ही ठीक है, तो फिर हाँ कह दें। हाँ कह तो दिया है, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया और मैंने सुकून का सांस लिया। अगले कुछ दिनों बाद जाकर हमने ये रिश्ता पक्का कर दिया और 1 माह बाद शादी भी रख दी। 1 माह गुजरने का पता ही ना चला और हम सादिया को बड़े धूमधाम से ब्याह कर ले आए। जैसा तस्वुर किया था उसे वैसा ही पाया, बल्कि जो सोचा था उससे भी बढ़कर पाया। वो बहुत अच्छी आदत की मालिक और हम सबका एहतराम करने वाली लड़की थी, पढ़ी लिखी और खूबसूरत। भला और क्या चाहिए था। मेरा बेटा इस पर सो जान से फिदा था। ताहम मैंने महसूस किया कि जुबैर बहू के घर आ जाने के बाद पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगे थे, जैसे उन्हें बेटे और बहू की खुशियों से कोई सरोकार ही ना हो। वो सबसे लाताल्लुक हो गए थे। घर में अजनबी अजनबी और सिर्फ काम की बात करते थे, बहू से कम बात करते। लेकिन जब वो सामने आती तो उनकी नजरें हसरत भरी अंदाज से उठती थी। मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि बहू तो बेटी जैसी होती है, पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा है। कई बार ये भी नोट किया कि वो बहू को देखकर कमरे में चले जाते और जब मैं अचानक कमरे में जाती तो ये देखकर हैरान रह जाती कि उनकी आंखों में आंसू होते। पूछती तो कहते बस वैसे ही आंखों में पानी आ गया था। वो पहले से भी ज्यादा चुप चुप रहते और बहाने बहाने से बहू को भी देखते रहते। मुझे उनकी इन अजीब हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है। आखिर ये सब क्या चल रहा था जो वो मुझे बताने को तैयार ही नहीं थे। एक दिन इरादा कर लिया कि आज खूब हंगामा करूंगी और सच्चाई जानकर ही दम लूंगी।
जब वो कमरे में आए तो मैंने बड़े गुस्से में पूछा, जुबैर क्या बात है, आप हर वक्त बहू को ताड़ते रहते हैं। बहुएं तो बेटियों की तरह होती हैं और मुझे लगता है आप बहू को अच्छी नजर से नहीं देखते। मेरा इतना कहना था कि उन्हें भी गुस्सा आ गया। मुझे खूब सुनाई और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। बहू बेटी होती है और सादिया मेरी बेटी ही है। कुछ देर चुप रहने के बाद अब मैंने फिर पूछा, आखिर क्या बात है, मुझे भी तो कुछ बताएं आप। जब भी सादिया को देखते हैं कहीं खो जाते हैं। सादिया आपके किसी खोए हुए रिश्तेदार की हम शक्ल तो नहीं है क्या, जिसे देखते ही आप माजी की दुनिया में खो जाते हैं। अब सच बताने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। वो बोले, हाँ ऐसा ही है। किसकी हम शक्ल है हमारी बहू? मैंने पूछा तो उन्होंने सच बोल ही दिया। कहने लगे, जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी, उसका नाम उज़्मा था। सादिया हूबहू उसकी शक्ल है। जब मैंने पहली बार उसे उसके वालिदैन के घर देखा तो हैरत के समंदर में डूब गया। मुझे लगा कि शायद उज़्मा जिंदा होकर आ गई है। क्या मतलब? हाँ, वो मर चुकी है और इस वाक़ये को गुजरे हुए 40 साल से ऊपर हो गए हैं। इंसानों की सूरतें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। इसमें हैरान और परेशान होने वाली क्या बात है? वो लड़की आपकी क्लास फेलो थी, करीबी अजीज तो ना थी कि इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद आप उसकी याद में खोए हुए हैं। इतनी मुद्दत में तो अपने करीब तरीन लोगों की यादें भी जहन में धुंधला जाती हैं। उज़्मा की याद भी धुंधला गई थी, मगर सादिया को देखकर फिर से ताज़ा हो गई है। बिल्कुल वही नकूश, बिल्कुल वही चेहरा, वैसी ही आंखें। क्या उसके साथ आपका कोई दिली ताल्लुक था? मैंने बगौर उनके चेहरे को देखकर पूछा। उनके चेहरे पर कर्ब की एक लहर दौड़ गई। अब तो उसे इस दार फानी से कोच किए भी बरसों गुजर चुके हैं, मगर मुझे लगता है जैसे ये किल की बात है। इसका यही मतलब है कि आपसे उसका दिली ताल्लुक था जो अब तक नहीं भुला सके हैं। ये बताइए कैसे वो बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो गई? ये एक बेहद दर्दनाक हादसा था। वो माजी में खो गए और इस तरह बताने लगे जैसे उनका दिल उसकी यादों से इस कदर लबरेज हो चुका हो कि ये पैमाना झलक जाने के करीब हो। वो कहने लगे, मैं सेकंड ईयर में था और वो मेरी क्लास फेलो थी। हम सुबह सवेरे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में इकट्ठे जाते थे। शुरू में एक दूसरे को खामोश निगाहों से देखते रहे। आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज लबों पर आने लगे और हम एक दूसरे के करीब हो गए। सुबह के वक्त बस जहाँ से आती वो स्टॉप हमसे 5 किलोमीटर पहले आता था। जब हम सवार होते तो बस में बैठने को जगह न मिलती। यूं 5 किलोमीटर का सफर उसे खड़े तय करना होता था। जिस सीट पर वो बैठी होती मेरी कोशिश होती कि उसके करीब खड़े होने की जगह मिल जाए। फिर मैंने चाहा किसी तरह उससे बात हो, मगर वो बहुत मोहतात किस्म की लड़की थी। ताहम मेरी लगन सच्ची थी। तकरीबन साल बाद हम एक दूसरे से बातचीत करने लगे। एक रोज छुट्टी के बाद मैंने उसे चाय की ऑफर की जो उसने कबूल कर ली और हमने सामने वाली कैंटीन में एक साथ चाय भी पी। उसके बाद हर रोज इकट्ठे कैंटीन जाने लगे। उसे गोलगप्पे बहुत पसंद थे। मैं हमेशा एक बड़ी प्लेट गोलगप्पे का ऑर्डर देता था। वो आधी खाकर छोड़ देती और बकिया आधी मैं खा लेता। इसी तरह बिरयानी की भी बड़ी प्लेट मंगवाता। वो आधी ही खाती, बाकी मैं खाता। उसका बचा हुआ खाना खाकर जैसे मुझे सुकून मिलता था। साल भर हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए। वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। वो अपने घर की लाडली थी। अक्सर अपनी फैमिली के बारे में बातें करती और इतनी अपनायत से अपने घर की बातें बताती, लगता मैं भी उसी की फैमिली का एक हिस्सा हूँ। अक्सर वो अपने खानदानी मसाइल भी मुझसे शेयर कर लेती। कहती, तुमसे क्या पर्दा, तुम तो हो ही अपनों जैसे। उसकी इस बात से मुझे बहुत खुशी मिल जाती। एक मनहूस दिन ऐसा आया कि फिर हम में जुदाई का वसी समंदर हाइल हो गया जिसे उम्र भर कोई अबूर नहीं कर सकता। ये 27 दिसंबर की भयानक सर्द रात थी। बारिश के साथ साथ खूब बर्फ पड़ रही थी। उस रोज सुबह बस नहीं आई और हम लोग खटारा वैगनों में सफर करने पर मजबूर हो गए। और जिस वैगन में वो थी, एक खतरनाक मोड़ काटते हुए बर्फ की वजह से वैगन फिसलकर तकरीबन 100 फुट की गहराई में जा गिरी। शदीद सर्दी और उस पर बर्फ भारी। नीचे बहते नाले का पानी भी तकरीबन जम चुका था। वैगन सीधी नाले में जा गिरी। हम तकरीबन 15 मिनट बाद वहां पहुंचे क्योंकि हमारी वैगन पीछे चल रही थी। लोगों का हजूम देखकर ड्राइवर ने वैगन को रोक लिया। गिरने वाली वैगन बुरी तरह पिचक गई थी और आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई थी। एक फौजी दस्ता भी उनकी मदद के लिए पहुंच चुका था। फौजी नौजवान और हम लोग सभी जख्मियों को शीशे वगैरह तोड़कर निकालने में मसरूफ थे। शदीद सर्दी और बर्फ की वजह से हाथ पांव सुन्न हो रहे थे और मदद को आने वाले डॉक्टर अपने नौजवानों की मावनत से जख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ थे। इतने में 2 लड़कियों को वैगन से निकाला गया। मेरे ज़हनो गुमान में भी न था कि उनमें से एक उज़्मा होगी और वो बुरी तरह जख्मी थी। डॉक्टर ने नब्ज देखी, फिर उसकी आंखें खोलकर देखने लगा। डॉक्टर के चेहरे के तासुरात से जाहिर हो गया कि वो खत्म हो चुकी है और दूसरी लड़की जो उसकी सहेली और हम जमात थी वो भी खत्म हो गई थी
کیونکہ اس کی گردن اور سر پر بہت گہرا زخم تھا۔ یک ٹھنڈے پانی میں گرنے کی وجہ سے ان کے چہرے نیلے پڑ گئے تھے، جیسے کسی سفید کپڑے کو بہت زیادہ نیل لگا دیا گیا ہو۔ شدید سردی کے باوجود میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تبھی میں چکرا کر ایک طرف گر گیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ وہ سمجھا کہ میں پھسل گیا ہوں، حالانکہ میں تو عظمیٰ کے شاداب چہرے کو جمع ہوا دیکھ کر گر پڑا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ سارے مستقبل کے خواب، وعدے، ارمان سبھی چکنا چور ہو گئے تھے۔ اسی دن سے میری زندگی کی گھڑی ٹھہر گئی۔ میری سوچیں اور آرزوئیں، جینے کی امنگ، کچھ کرنے کا حوصلہ، سب کچھ طاقت ہو گیا۔ زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ بات ہر وقت سنتے تھے، آج اس کا تجربہ بھی کر لیا تھا۔ کالج کے لڑکے واپس میتوں کے ساتھ ان کے گاؤں پہنچ گئے۔ بارش اور اس کے بعد برف کی وجہ سے تدفین شام تک ہو پائی۔ اس حادثے کے بعد میں کئی دن تک کالج نہ جا سکا، کیونکہ اب میری زندگی میں کسی کام کی حیثیت نہ رہی تھی۔ آخر کار جیسے تیسے پرچے دیے اور کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ بے دلی سے پرچے دینے کے سبب میرا نتیجہ بھی زیادہ اچھا نہ آیا، بمشکل پاس ہوا تھا۔ اب سارا دن گھر میں پڑا رہتا، دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر والے کہتے کیا ارادہ ہے، آگے پڑھنا ہے یا ملازمت کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے؟ میں انہیں کوئی جواب نہ دے پاتا۔ وہ میری پریشانی نہیں جانتے تھے، کیونکہ میں اپنی پریشانی ان سے چھپائے جی رہا تھا۔ عظمیٰ اور میرے درمیان جو تعلق تھا اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اب باقی زندگی اس بے کیفیت کے عالم میں کیسے جی پاؤں گا۔ وقت سب زخم بھر دیتا ہے۔ والدین عرصے تک مجھے بھجا بھجا اور گمسم دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، شاید اسے شریک حیات کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا، یہ سوچ کر کہ خاندان میں رشتہ طے کیا ہے، اچھی گزر جائے گی۔ خاندانی بندھن تھا، میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ شادی کے بعد اس مقدس بندھن کی لاج رکھتے ہوئے میں چپ رہا اور بار بار تمہارے سوالات کرنے کے باوجود اپنی لب نہ کھول سکا۔ تم نے بھی نبھانے کی ٹھان لی تھی۔ بچے ہو گئے تو ہم ان کی پرورش میں خاکستر ہونے لگے، اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ مشکور ہوں، تم نے میرا بے حد خیال رکھا۔ ماضی پر وقت کی دھول جمنے لگی اور اتنا عرصہ گزر گیا، یہ راز میرے سینے میں ہی دفن رہا۔ مگر سعدیہ کو دیکھ کر وہ حادثہ پھر سے ذہن میں ابھر آیا اور اپنی بہو میں عظمیٰ کی اس قدر مشابہت دیکھی تو یقین نہ آیا کہ دنیا میں اتنے ہم شکل چہرے رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے لگا کہ ضرور عظمیٰ اور سعدیہ میں کوئی قریبی رشتہ داری ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ سعدیہ اینک نہیں لگاتی جبکہ عظمیٰ اینک لگاتی تھی، لیکن اب جب کہ بہو بھی اینک لگانے لگی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عظمیٰ زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں سعدیہ سے پوچھوں گی کہ اس کی فیملی میں کوئی عظمیٰ لڑکی گزری ہو جس کا انتقال ویگن کے ایکسیڈنٹ میں ہوا ہو۔ عظمیٰ اور سعدیہ میں کوئی قریبی رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے زبیر کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ان کی دل جوئی کی کوشش کی اور ان سے معافی بھی مانگی کہ میں انہیں غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے عفنان اور سعدیہ کو بیٹی کی خوشی عطا کی تو ہم سبھی نہال ہو گئے۔ سب سے زیادہ خوش زبیر کو ہوئی۔ مدت بعد میں نے انہیں ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ سارا دن پوتے سے کھیلتے اور نہال رہتے۔ فاطمہ نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ انہی دنوں سعدیہ کے والدین نے ہمارا کھانا کیا تو اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں باتوں کے دوران یہ معاملہ بھی حل ہو گیا کہ عظمیٰ اور سعدیہ آپس میں کیوں اس قدر مشابہت رکھتی تھی۔ دراصل عظمیٰ سعدیہ کی پھپھو تھی جس کی حادثے میں موت ہوئی تھی، اور اس رات سے وہ پردہ عظمیٰ کی والدہ نے اٹھایا جس نے ہمیں اپنی البم دکھائی جس میں عظمیٰ کی بھی کافی تصاویر تھی۔ البم میں لگی تصویر میں زبیر نے عظمیٰ کو پہچان لیا۔ وہ بولے کہ میری بہو کی ہمشکل کون ہے؟ یہ اس کی مرحومہ پھپھو ہے۔ جن دنوں وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ویگن پھسل کر نالے میں گر گئی تھی۔ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ سعدیہ کی دادی نے سن بتا دیا۔ کیا عظمیٰ فلاں کالج میں پڑھتی تھی؟ دوسرا سوال زبیر نے کیا۔ ہاں بیٹے، تو تم نے صحیح پہچانا ہے، لیکن تم نے کیسے پہچانا؟ عظمیٰ میری کلاس فیلو تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے زبیر کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ ہم سب پر بھی چند لمحات سوگوارے چھا گئی۔ اس دن کے بعد زبیر اپنی بہو کا بہت خیال رکھنے لگا، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے اور بہت پیار سے بات کرتے، صحیح معنوں میں ایسا پیار خیال جیسا اپنی سگی بیٹیوں کا کیا جاتا ہے۔ میں بہو کو کچھ کہہ دیتی تو ناراض ہوتے کہ اسے کچھ مت کہا کرو، اتنی اچھی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں ان کی ہدایات کو سن کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ عظمیٰ کی بھتیجی کو اپنی بہو دیکھ کر انہیں بے حد سکون ملا ہے۔ عظمیٰ کے کھو جانے کی پریشانی اور اس کی موت کے دکھ نے بڑے عرصے تک زبیر کو گیلی لکڑی کی طرح سلگائے رکھا تھا، لیکن اب بہو کو سکھ پہنچا کر انہیں قرار آنے لگا تھا، جیسے سعدیہ کو سکھ پہنچا کر وہ عظمیٰ کی روح کو سکھ دے رہی ہوں۔ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی عظمیٰ کی یاد کو زبیر کی کمزوری جان کر انہیں معاف کر دیا۔ وہ بہو کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔
वो जो हुक्म करती वो फौरन बजा लाते, उसकी किसी बात को रद्द ना करते। गोया उनमें उसके सामने इनकार की हिम्मत न थी। वो अगर तारे तोड़कर लाने का कहती तो शायद वो हाँ कहते। अगरचे ये नामुमकिन बात है, अचानक उनकी जिंदगी में नया मोड़ आ गया। वो अब उज़्मा को ख्वाब में देखने लगे। जिस रोज देखते सुबह मुझे ख्वाब सुनाते, और ख्वाब सुनाते हुए किसी और दुनिया में होते। ये भूल जाते कि मैं उनकी बीवी, उनकी शरीके हयात हूँ। इस तर्ज अमल की वजह से बुरा भी मान सकती हूँ, मगर मैं बुरा नहीं मानती थी कि मेरे शोहर को जिस बात से करार मिले वो अहम थी मेरे लिए। जानती थी कुछ जज्बों पर इंसान का बस नहीं होता। जुबैर पर हम एतराज करेंगे तो वो खुद हमसे छुपाने लगेंगे, और मैं नहीं चाहती थी कि जुबैर मुझसे अपने आप को मख्फी रखने की कोशिश करे। ये नुक्ता समझ चुकी थी कि अगर बीवी अच्छी दोस्त बन जाए तो शोहर के दिल के करीब हो जाती है। शादी के बाद से मैं उनके दिल से दूर दूर थी, और अब जब राजदार बनी तो बेहद करीब हो गई। वो अपने तमाम दुख सुख और परेशानियां मुझसे शेयर करने लगे। उन्हें मेरी जात पर एतबार आ गया था, क्योंकि मैंने माजी के उस बंद किताब को खोला जिसमें उनकी पहली मोहब्बत की परछाइयां बंद थी। और बुरा न मानती, और बुरा क्यों मानती? एक ऐसी औरत जो उनकी जिंदगी में नहीं थी, जो मर चुकी थी, वो मेरी मद मुकाबिल क्यों हो सकती थी? मैं अपने रब से दुआ करती थी कि वो मुझे सब्र और मेरे शोहर को सुकून अता करे। जब मैं जुबैर की गमोसार बन गई, उनके दिल में छुपे दुख को तवज्जो से सुनने लगी, तो वो मुझसे हर वक्त हम कलाम रहने लगे। दूर होकर भी नजदीक महसूस होते थे। रफ्ता रफ्ता ये आलम हुआ कि एक मिनट भी मेरे बगैर रहना उनके लिए दोभर हो गया। जिस शख्स के साथ मैं बात करने को तरसती थी वो अब हर वक्त मेरे साथ हम कलाम रहने लगा था। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि वो अपनी मरहूमा महबूबा को भुलाकर पूरी तरह मेरा हो गया। उन्होंने उज़्मा के बारे में बातें करना बंद कर दी। अब वो सिर्फ मेरे बारे में बातें करते, मेरा ख्याल रखते और मेरे बगैर खुद को तन्हा महसूस करते। मैं उनके लिए एक अहम हस्ती हो गई थी। घर में इधर उधर होती, दरवाजे से अंदर आते ही आवाज लगाते, कहाँ हो बेगम, नजर नहीं आ रही। बच्चों से पूछते, अरे भाई कहाँ है तुम्हारी दादी? मैं किचन में होती तो वहां आ जाते, कहते अरे बेगम क्या हो गया है मुझे? घर में एक पल को तुम्हें ना देखूं तो जी घबराने लगता है। तब मैं जवाब देती कि सादिया का एहसान है कि वो इस घर की बहू बनकर आई, तो बरसों से आपके दिल में छुपा हुआ राज हम पर खुला, और उज़्मा की परछाइयों को हमने आपके दिल से बिलाकर बाहर निकाल कर ही दम लिया। आज हम सब एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।